पीबीटीवी की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और इसके साथ हमारे स्टूडियो में आज जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत पहले भी आकर हमारे चैनल के माध्यम से आपसे कुछ बातें शेयर की थी और आज भी आए हैं। इसका रीजन हो सकता है और रीजन क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है वो है पश्चिम बंगाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महाप्रबंधक तेजेंद्र सिंह बल और किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा बात तो होती रहेगी, लेकिन मेन टॉपिक है कि गुरु जो प्रकाश पर्व है उसके उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा की है। और ये छुट्टी की घोषणा उन्होंने वीर बाल दिवस ये कहकर दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके संवाद माध्यम के द्वारा सभी दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। और ये प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय पे आपने हमारा जो है नजरिया पूछा है, इस बाबत हमने पिछले तकरीबन 2 सालों से एक मास पिटीशन और जितने भी तरह के हमारे पास में प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा ये कहा था कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस सिख पंथ के लिए और धार्मिक आजादी के लिए, मानव अधिकारों के लिए अपने पूरे सर्वंस को वार दिया था, पूरे परिवार की आहुति दी थी। इस तरह का विलक्षण जो बलिदान जो है किसी भी धर्म गुरु में, किसी भी रहबर में नहीं देखा गया है। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं 7 साल के, 9 साल के, 13 साल के या 14 साल के, चारों बच्चों को उन्होंने अपने इस धर्म युद्ध में उनकी जान की आहुति दी। तो ये छोटे छोटे बाल जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की आज़ादी की रक्षा के लिए किसी भी लोभ लालच से ऊपर उठ करके जो बलिदान पेश किया है, इसलिए ये छोटे बाल जिन्होंने अपना सर्वंस वारने में गुरु गोविंद सिंह जी के इस नजरिए को परवान चढ़ाया है, उनके नाम से बाल दिवस की घोषणा होनी चाहिए थी। तो इस बात को प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के निमित्त इस घोषणा को किया है। ये स्वागत योग्य कदम है और खास करके हम प्रधानमंत्री जी का विशेष स्वागत इसलिए भी करते हैं। ये 3 कृषि कानून जो रिपील हुए थे, ये सबसे पहले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन हुए थे और उस संदर्भ में जो अनाउंसमेंट उन्होंने करनी थी एमएसपी के द्वारा या दूसरे जो मांगे थी उनके द्वारा, जो उन्होंने कंडीशन रखी थी अपना जो आंदोलन है दिल्ली के बॉर्डर में विड्रॉ करने के लिए, उसकी भी अनाउंसमेंट जो है गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को दिन रखी थी। तो ये 3 तरह के जो तोहफे हैं सिख कम्युनिटी को, हमारे सिख पंथ को, ये तीनों ही हमारे 3 गुरुओं के जो ऐतिहासिक दिन के दिन चुना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में ये चाहते हैं कि जो बलिदान सिख कौम का देश की आज़ादी में है, देश की तरक्की में है, उसको नज़र में रखते हुए ये सिख पंथ की चढ़ती कला के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का इस तरह से घोषणा करना ये इलेक्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा? ये उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन हमारी बहुत दिनों की पुरानी मांग थी, वो पूरी हुई है। हम इसका स्वागत करेंगे। बाकी इसका बेनिफिट प्रधानमंत्री जी को सियासी तौर पे मिले चाहे प्रशासनिक तौर पे मिले, ये उनका नजरिया हो सकता है। हम तो सिख पंथ के द्वारा जो हमारी पुरानी मांग थी उसको उन्होंने मान लिया है। हम इसी बात से उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले 5 तारीख को जो घटना हुई थी पंजाब में, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में, पंजाब में और आप देखा जा रहा है जितने पंजाबी हैं सब वो जो है प्रधानमंत्री के विरोध में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नजरिया, जो घटना हुई है, इसको भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि पंजाब के जो पंजाबी है उनका विरोध कर रहे थे। देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा अपना पक्ष जो है वो पॉलिटिकल पक्ष रखना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि पश्चिमी बंगाल में भी जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय भी इस तरह का कुछ विरोध इस प्रधानमंत्री जी के रवैये का हुआ था। यहाँ पर भी पश्चिमी बंगाल में इन्होंने जो वेस्ट बंगाल की अस्मिता थी,
जो बंगाली अस्मिता है, जो बंगाली कल्चर है, उसके ऊपर हमला किया था। एक नारी होने के नाते ममता बनर्जी को उनकी चोट के द्वारा जो उनका प्लास्टर लगा हुआ था उस समय पे, उसको ये नाटक करार करते थे और उनको दीदी एक मजाकिया ढंग से दीदी का उच्चारण संवाद माध्यम में, नेशनल सिनेरियो में, नेशनल टीवी पे कर रहे थे। तो ये जो बंगाली अस्मिता के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी, बंगाली अस्मिता का जो मजाक उड़ाया था, उसका खामियाजा उनको पॉलिटिकली वोट की चोट खा करके झेलना पड़ा। ठीक इसी तरह से इन्होंने पंजाब में भी यही प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंटल तौर पे कार्यान्वित किया। इनका वहां पर सबसे पहले काफी पुराने समय से इनका पंजाब में किसी तरह का कोई भी संवाद पंजाब की पब्लिक के साथ में पंजाब की धरती पर नहीं हुआ। काफी सालों के बाद ये पहली बार 5 तारीख को पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने जा रहे थे, बल्कि इसको अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिकल मीटिंग को एड्रेस करने जा रहे थे। ये प्री पोल जो इनका नजरिया था, वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते थे, या वहां के वोटरों को लुभाने के लिए जा रहे थे, या अपना पक्ष पंजाब के वोटरों के समक्ष रखने के लिए जा रहे थे। तो उस द्वारा क्या हुआ कि उस अरेंजमेंट में 70,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया। 3200 बसों को वहां पर पब्लिक की भीड़ जुटाने के लिए यूज करने का इनका संकल्प था, जिसको घटा करके लास्ट में उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक जब उनको नजर में आई कि नहीं होगी, तो उन्होंने 3200 की बजाय 500 बसों का इंतजाम किया। और कुल मिला के चूंकि इंद्र देवता भी उनसे नाराज हो गए, काफी दिनों से फोरकास्ट था, ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक कोई वहां जलजला आ गया। तकरीबन 3-4 दिन पहले से वहां पर बारिश चल रही थी, मौसम खराब चल रहा था, और आने वाले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का आभास और अंदेशा और फोरकास्ट भी था, वेदर फोरकास्ट। तो इनको ये समझ लेना चाहिए था कि हम समय रहते उसको विड्रॉ कर लेते। अब इनका इंतजाम वहां 70,000 कुर्सियों का आयोजन किया गया था। 70,000 कुर्सियां वहां लगी हुई थी पंडाल में, जिसमें सिर्फ 500 लोग उपस्थित हुए, और इनका टाइमिंग उनसे मैच कर रहा था। जब ये बाई फ्लाइट बठिंडा पहुंच गए, तो बठिंडा से उस जो जगह थी जहां पर इनका वो कार्यक्रम था, वो 200 किलोमीटर दूर था। तो 200 किलोमीटर के इनके पास विश्व के सबसे लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो अवेलेबल थे। और आपको मालूम होगा सीडीएस का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो 6000 फुट ऊंचाई में और हिली टेरेन पे वो एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ तो कोई हिल नहीं है, कोई हिली टेरेन नहीं है, और ये इनके पास जो एयरक्राफ्ट था, ये 100-150 फुट की ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम था, और ऐसा कोई मौसम खराब भी नहीं था। आखिर वो तो फिर फ्लाइट में ही वापस गए ना। तो ये मौसम का बहाना और 200 किलोमीटर का लंबा रूट लेना, ये किसी तरह से इनकी जो बेशर्मी थी, 70,000 की बजाय जो 500 लोग आए थे, उसमें इनको जो अपना जो अपमान महसूस हो रहा था, उसको ओवर रूल करने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी लैब्स का बहाना बनाया, जबकि वहां कोई ऐसी सिक्योरिटी लैब्स नहीं थी। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो ये आजाद भारत है, यहाँ किसी भी नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा हक है, तो वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मानते हुए रख रहे थे। आपने जो वीडियो अवेलेबल है हमारे नेशनल मीडिया पे, आपने देखा होगा, तकरीबन 500 गज दूर पे वो आंदोलन कर रहे थे, और इनका जो जिस फ्लाईओवर में जहां पर ये रुके हुए थे, वहां पर बीजेपी का झंडा लेके इनकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये बताइए, एसपीजी का 3 लेयर जो सिक्योरिटी इनका अरेंजमेंट होता है, उसको कैसे उन्होंने पेनिट्रेट किया, किस तरह से वो झंडा लेके इनका जिंदाबाद कर रहे थे। तो जो मुर्दाबाद कर रहे थे, जो इनका विरोध कर रहे थे, वो तो 500 गज दूर में थे। ये जो इनके अपने आदमी का जो लिबास पहन के उनके बगल में इनका जिंदाबाद कर रहे थे, वो कैसे उस सिक्योरिटी घेरे को तोड़ के पहुंच गए? वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था। तो अगर किसी तरह का सिक्योरिटी लैब्स था, तो इनके 10,000 लोग, कभी भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मोबिलाइज होता है बाई रोड या किसी भी तरह से, तो इनका जो सिक्योरिटी घेरा होता है 10,000 लोगों का होता है। 10,000 लोग इनकी सिक्योरिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, और बकायदा इनका पूरा रूट जो है उसको सैनिटाइज किया जाता है। सिर्फ गोली से नहीं, बम दस्ते से भी उसको सैनिटाइज किया जाता है। और हमेशा इनका कोई भी रूट निर्धारित होने के बाद एक ऑल्टरनेट रूट रहता है। इनको वापस जाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। और इनका तो
मेरे ख्याल से गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं उतरा, किसी ने एक फूल भी नहीं इनके ऊपर बरसाया। तो किस बात की जान की इनको आफत आई थी जो ये कहते हैं कि मैं जान बचा के वहां से वापस आया। ये जो इनका क्लेम था ये बिल्कुल निराधार है और हम इस बात को पंजाबी अस्मिता के ऊपर हमला मानते हैं, पंजाब के लोगों का अपमान मानते हैं। आपने पंजाब और पंजाबियत का अपमान जताया। हम देश प्रेमी लोग हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री का किस तरह से सिक्योरिटी को खतरा महसूस करा सकते हैं। तो ये जो मैसेज हमारे जो मुख्य धारा के जो मीडिया पर्सनल है उन्होंने भी इसका नाजायज जो है मैसेज कन्वे किया। तो हम पश्चिमी बंगाल के सिख समाज की तरफ से ये जो इनका रवैया था, ये जो पक्ष इन्होंने पेश करने का कोशिश किया है, पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की जो कोशिश की है, इसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, थर्ड वेव, कोरोना की थर्ड वेव जो है वो आ चुकी है और बहुत ज्यादा फैल रही है। हालांकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या कम है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये डायरेक्ट लंग्स पर असर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन खतरा है लोगों के लिए। और आंशिक लॉकडाउन बंगाल में तो हो चुका है लगभग। अब आगे की स्थिति तय करेगी कि बंगाल में पूरा लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं। आप पंजाबी समाज के लोग हैं और ज्यादातर ऐसा देखा जाता है पंजाबियों की जो सामने लोगों के सामने जो महत्व है वो अलग तरह की होती है कि पंजाबी लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो आप सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, तो लोगों की मदद किस तरीके से थर्ड वेव के दौरान करना चाहेंगे? मैं इसमें थोड़ी सी भूमिका आपको जता दूं कि आपको मालूम होगा कि हम एक धार्मिक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिख पंथ को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका फलसफा ही है सर्वत का भला, मतलब सबका भला हम मांगते हैं। दूसरे की धर्मों की रक्षा करने के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत प्राप्त की और ये नजीर पूरे विश्व भर में है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको इंगित करूं कि ये जब कोरोना वायरस की जो महामारी हमारे भारतवर्ष में आई थी तो इससे कोई भी अवगत नहीं था, ना ही कोई प्रिपेयर्ड था। तो उस समय में सरकार को जो थोड़ा सा गैप लगा इस बात को समझने के लिए और इसका मुकाबला करने के लिए, जो इंतजाम, सरकारी इंतजाम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने का जो टाइम गैप चाहिए था, उस टाइम गैप के दौरान हमारे सिख समाज ने इस दूरदृष्टि के साथ बहुत जल्दी अपने आप को कोप अप किया और जहां पर मंदिर, मस्जिद और चर्च ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे कोरोना महामारी के डर से, वहां गुरुद्वारे ने अपने दरवाजे खोल दिए, अपने लंगर को सर्वव्यापी लोगों के लिए खुले बाहों के साथ आमंत्रित किया, लोगों के घर घर लंगर पहुंचाया। तकरीबन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रोज का 3 लाख लोगों का लंगर का इंतजाम किया और सिर्फ लंगर का ही नहीं, उनका मेडिकेयर का, ऑक्सीजन का लंगर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का लंगर, और जो लोग इसमें अपने प्राणों को त्याग दे रहे थे उनके परिवार के लोग अपनी परिवार की डेड बॉडी को क्लेम नहीं करते थे। तो आपने देखा होगा शहीद भगत सिंह की जो संस्था थी हमारे दिल्ली की, उन्होंने किस तरह से और हजारों लोगों की डेड बॉडियों को अंतिम संस्कार दे करके सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लाई किया। तो इसी नजरिए को देखते हुए और इस चीज में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए पश्चिमी बंगाल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नुमाइंदा होने के नाते हमने सबसे पहले पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ये पश्चिम बर्धमान जो जिला शासक थे वहाँ पीबू गोयल जी डीएम साहब, उनसे रिटर्न परमिशन ली और यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने ऑक्सीजन का लंगर का इंतजाम किया और तकरीबन 1,500 लोगों का लंगर बना करके उन लोगों के घर तक विदाउट ट्रांसपोर्टेशन और ड्यू परमिशन हम लोगों ने अपने परमिट बनवा करके एसडीओ साहब से और यहाँ के प्रशासन के सहयोग के द्वारा उन लोगों तक पहुँचाया, मेडिकेयर पहुँचाया, ऑक्सीजन पहुँचाया, लंगर पहुँचाया, उनको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की। जो लोग बाहर से आके बंगाल में फंसे हुए थे उन लोगों को रहने का शेल्टर दिया, गाड़ी वाले जो ट्रक वाले फंसे हुए थे उनको पार्किंग की सुविधा हमारे गुरुद्वारे के कैंपस में करवाई। तो ये सब हम लोगों का योगदान पहले भी था। आज सरकार बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में है, सरकार इसके साथ लड़ने के लिए सक्षम है और हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार की दूरदृष्टि की सराहना करनी पड़ेगी।
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी ने गरीबों को फ्री लंगर बांटा, फ्री राशन बांटा, फ्री उनको टीकाकरण की सुविधा की, जबकि केंद्र की सरकार ने बहुत ज़्यादा सहयोग टीकाकरण में नहीं किया था। अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हमारे यहाँ क्राइसिस में थी, फिर भी उन्होंने सब लोगों को किसी न किसी तरह से दुआरे सरकार के माध्यम से या अपने सरकार को उनके घर तक पहुंचा करके उन्होंने हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई। आज भी हम यहाँ की जो भी पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो शासक श्रेणी में है, उनके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है। कभी भी किसी भी वक्त जब इस कोरोना महामारी से लड़ने में हमारे सिख कम्युनिटी के योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी, हम अपने पूरे ताकत के साथ उनके साथ ऑक्सीजन, मेडिकेयर और राशन की सुविधा लेकर के साथ में कदम मिला करके इस महामारी का मुकाबला करेंगे। आपसे इतने सारी पॉलिटिकल बात हुई है तो एक बात और पूछना चाहूंगी, कोरोना महामारी पूरे देश पूरे विश्व को खा रही है, ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि चुनाव कराना सही है? चुनाव एक संवैधानिक पर्व होता है, इसका फैसला ना सरकार लेती है, ना शासक श्रेणी लेती है, ना विरोधी दल लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट संस्था। प्रचार जो हो रहा है, चुनाव प्रचार के दौरान जो गाइडलाइन है, सरकारी गाइडलाइन, इसकी धज्जियां उड़ती दिख रही है। लोग कह रहे हैं, जो प्रतिनिधि है, जो सरकार के प्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि, ये लोग कह रहे हैं कि हम नियम मान रहे हैं, लेकिन लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो लोग अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? लोग का हो रहा है। चुनाव होते रहेंगे, लेकिन क्या आम जनता को इसमें पीस देना सही है? बिल्कुल सब सही बात है। इसमें हमारी भी जिम्मेवारी उतनी है जितनी सरकार की है। सरकार अपना काम करेगी, हमको ये कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, पब्लिक अवेयरनेस को भी फैलाने में पूरी मदद करनी पड़ेगी। हम लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा हो सकता है और उस एजेंडे में हम लोगों को कितना अपनी जान को रिस्क में डालना है या उनको कितना हम लोगों के तक रिस्क पहुंचाने में उनका विरोध करना है या मदद करनी है, इस चीज का फैसला हम लोगों को भी लेना पड़ेगा। ये तकरीबन हमारी पब्लिक की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी उन पॉलिटिकल लोगों की है इसको रोकने के लिए। तो हम लोग जागरूक बने, हम लोग इस जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है कोरोना महामारी के तहत, जो उसकी पालन करें, डिस्टेंस को मेंटेन करें और कम से कम गैर जरूरी कामों के लिए बाहर ना निकलें। और इस तरह की अवेयरनेस हम लोग को भी फैलाने में जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे या अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक इस महामारी का मुकाबला अकेली सरकार के बस का नहीं है, उसके बूते का नहीं है। हम लोगों को सबका अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा करके इस बड़ी महामारी का मुकाबला करना पड़ेगा। तो देखा आपने, हमारे साथ तजिंदर सिंह बल जी ने बहुत सारी बातें की और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोरोना की थर्ड वेव चल रही है और इसमें सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सरकार सुरक्षित है। नमस्कार।